मैं डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा शासकीय महाविद्यालय बरपाली में पदस्थ हूँ एवं आज आपके सामने एमकॉम अंतिम वर्ष एमकॉम फाइनल ईयर के चतुर्थ सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के बाजार विभक्तिकरण यूनिट नंबर 2 के विषय में आज चर्चा करूंगा। बाजार विभक्तिकरण के विषय में चर्चा करने से पूर्व आपको ये बताएं कि बाजार का और विभक्तिकरण दो शब्दों के मिलने से बना है। बाजार विभक्तिकरण क्या अर्थ होता है इसका, और पूरे विस्तार से बाजार विभक्तिकरण मार्केट सेगमेंटेशन के सारे पहलुओं के विषय में चर्चा करूंगा। बाजार विभक्तिकरण से अभिप्राय उस वस्तु के बाजार को उप बाजारों में बांटना है ताकि प्रत्येक उपभोक्ताओं की संतुष्टि के अनुरूप वस्तु एवं सेवाएं दी जा सके। देखिए, बाजार किसको कहते हैं अर्थशास्त्र में, ये तो आपको पता है, प्रारंभ से आप पढ़े हैं कि उस समस्त क्षेत्र को जहां पर उस वस्तु के उपभोक्ता फैले होते हैं, उस समस्त क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। अब आप सोचिए, बाजार का इतना बड़ा क्षेत्र है कि एक उत्पादक के लिए यह संभव नहीं है कि उस क्षेत्र के समस्त उपभोक्ताओं को संतुष्ट कर सके अपनी वस्तु से एवं अथवा सेवाओं से। तो उसके लिए यह आवश्यक होता है कि वो उस बाजार को जिसमें वो व्यापार कर रहा है उसको कई छोटे छोटे भागों में बांट दे, कई आधारों पर भागों में बांट दे, जैसे आय के आधार पर, आयु के आधार पर, रुचि के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दे और उसके बाद देखे कि वो कौन से भाग पर फोकस कर सकता है, कौन से भाग में वो ज्यादा अच्छे से सेवा दे सकता है और उस भाग के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं को प्रदान करे। तो इस परिस्थिति को हम लोग बाजार विभक्तिकरण या मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। कहता है कि उपभोक्ताओं को उनकी आयु, निवास स्थान, जाति एवं वर्ग, भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करने को ही बाजार विभेदीकरण कहते हैं। ऐसे विभाजन में किसी भी वर्ग को बाजार लक्ष्य बनाकर उस तक पहुंचा जा सकता है। मैं बताया आपको कि कोई भी व्यवसायी वर्ग या व्यापारिक घराने के लिए यह संभव नहीं है, चाहे जितना भी बड़ा हो। आप बड़े से बड़ा टाटा ग्रुप का उदाहरण लीजिए या रिलायंस समूह का उदाहरण लीजिए, वो समाज के सारे वर्गों को कैटर नहीं कर सकता। तब वो ये देखता है कि कौन से वर्ग में मेरा पहुंच बन सकता है अच्छे से, और उस वर्ग को फोकस करके, और उसी को कहते हैं, जब वो किसी खास वर्ग पर फोकस करने का प्रयास करे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाजार विभक्तिकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, पहले के समय में आप थोड़े ही समय पहले, लगभग आज से आप 10 साल पहले ले लीजिए, तो हवाई यात्रा बहुत विलासिता की सेवा मानी जाती थी। सब कोई इसका उपयोग नहीं करता था, दोनों ही कारण से। एक तो वहां तक पहुंच नहीं था, दूसरा उतना भुगतान करने की क्षमता नहीं था क्योंकि हवाई यात्रा काफी महंगा था। तो ये इंडिगो एयरलाइंस, जो टाटा समूह का एयरलाइंस है, उसने देखा कि इस वर्ग को, मैं मध्यम वर्ग को कम किराए में यदि एक जगह से दूसरे जगह जाने आने की सुविधा प्रदान किया जाए तो एक बड़ा ग्राहक बनाया जा सकता है, और उसने इस पर सफल प्रयोग किया। और आज आप देखिए, इंडिगो के साथ साथ अन्य वायु सेवा भी मध्यम वर्ग के लिए और दूसरे लोगों के लिए कम कीमत पर हवाई यात्रा का सुविधा दे रहा है। अब देखिए, बाजार को उसने विभक्त किया, किसके आधार पर, आय के आधार पर, किसके आधार पर, वर्ग के आधार पर, क्योंकि यात्रा की आवश्यकता तो आफ्टर ऑल सबको है। तो उसने बाजार को विभक्त किया और सेवा देना शुरू किया। फलस्वरूप बहुत ही कामयाब मॉडल लेके सामने आया इंडिगो एयरलाइंस, और आज उसके सेवाओं का सभी लोग प्रयोग करते हैं। आइए एक दूसरा उदाहरण लीजिए आप, बाजार विभक्तिकरण का बड़ा ही सशक्त उदाहरण। आप इन दिनों देखते हैं कि ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। ओला, उबर ने क्या किया, वो देखा कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि कार रखता नहीं है या रखना नहीं चाहता, या कार का रखना उसके क्षमता के बाहर है, उसके क्रय शक्ति के बाहर है।
तो उसने सस्ते दाम पर, कम कीमत पर और स्थानीय या कम दूरी के टैक्सी सेवाओं को आरंभ किया। आज आपको कहीं पर भी स्थानीय रूप से जाना है, आप टैक्सी बुलाते हैं, कैब बुलाते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, छोटे साइज का, मध्यम आकार का अथवा आवश्यकता अनुसार बड़े आकार का आप यात्रा करते हैं कार के द्वारा। आने पर उसका किराया दिए मीटर से और फ्री हो गए। आपको न कार खरीदने की झंझट है, न ड्राइवर रखने की झंझट है और न ज्यादा उसके रख रखाव की चिंता करनी है। तो उसने एक बड़े वर्ग को ध्यान में रखा कि समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी कार नहीं रखता, तो किस प्रकार से हम उसको उस तक पहुंच सकते हैं। चलिए एक और बाजार सशक्तिकरण का, बाजार विभक्तिकरण का एक और उदाहरण ले। तो आप देखिए बड़े ग्रुप में देखिए ताज समूह का नाम आप सुने होंगे। ताज समूह क्या करता है? ताज समूह होटल का एक बहुत बड़ा चेन है ना, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, या ऐसे ही बहुत ओबेरॉय ग्रुप है, ऑर्किड ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे होटल समूह। वहां पर वो होटल समूह सामान्य लोगों के लिए नहीं है, वो 5 सितारा होटल है, 7 सितारा होटल है, जिसमें रहना ठहरना और दूसरी सेवाएं काफी महंगी है। तो उसने टारगेट किसको किया? उसने उच्च आय वर्ग को, आय के आधार पर उसने बाजार को विभक्त किया और उच्च आय वर्ग को टारगेट करके वो कमरा वहां पर उनके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कमरों की सुविधा दिया है। और इस प्रकार से एक बड़े बाजार को उसने कैप्चर किया है जो कि उच्च आय वर्ग में है, और उसमें उसको लाभ की क्षमता, लाभ कमाने की संभावना ज्यादा दिखी, उस वर्ग को कवर किया। पर ऐसा नहीं कि होटल उपलब्ध नहीं है सामान्य वर्ग के लिए और निम्न वर्ग के लिए। अभी भी सभी शहर में 500 रुपए से लेके और 50,000 रुपए तक प्रतिदिन टैरिफ का कमरा उपलब्ध है। पर ताज ग्रुप ने क्या किया? समाज के बड़े ग्रुप को टारगेट किया उसने, जिनके आय क्या है, ज्यादा है। तो आप देख रहे थे कि इन उदाहरण में इंडिगो ग्रुप ने समाज को आय के आधार पर बांटा, ओला उबर ने समाज के लोगों को उनके कार रखने की क्षमता के आधार पर बांटा और उसके अनुसार ग्राहक बनाया। ताज ग्रुप ने या विभिन्न होटल समूहों ने बड़े होटल बनाकर अधिक इनकम ग्रुप की आवश्यकताओं के अनुसार बाजार विभक्तिकरण का काम किया और ग्राहकों को उसी के अनुरूप सेवा दिया। तो इस प्रकार से अब देखिए, मान लीजिए कोई एक होटल है, उसके लिए संभव नहीं कि वो 500 रुपए का रूम रखे और उधर 50,000 का भी रूम रखे, कहाँ संभव है? तो एक ही होटल समूह सारे लोगों को कवर नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया ताज वाले ने कि एक बड़े समूह को टारगेट करके और उसके अनुरूप होटल में कमरा डेवलप किया और दूसरी सेवाओं को डेवलप किया। तो ये बाजार विभक्तिकरण हो गया कि बाजार को विभिन्न आधारों पर बांटना और फिर देखना कि हम कौन से वर्ग में अधिक अच्छा सेवा दे सकते हैं और उस वर्ग में सेवा देना। तो ये हो गया बाजार विभक्तिकरण। अब मैं चर्चा करूंगा आपसे कि बाजार विभक्तिकरण के क्या उद्देश्य है ना। अब हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव आपने विपणन विशेषज्ञ फिलिप कोटलर का नाम तो सुने होंगे। फिलिप कोटलर साहब का नाम तो आपने सुना होगा। प्रोफेसर फिलिप कोटलर ने कहा है बाजार विभक्तिकरण का उद्देश्य क्रेताओं के बीच पाए जाने वाले अंतरों का पता लगाना है। कैसा अंतर? तो कुछ क्रेता ज्यादा पे कर सकते हैं, उनका आय अलग है। कुछ क्रेता ज्यादा आयु के हैं, कुछ क्रेता कम आयु के हैं, कुछ क्रेता अलग भूभाग में रहते हैं, दूसरे क्रेता दूसरे भूभाग में रहते हैं जिनमें भौगोलिक अंतर है। तो पाए जाने वाले अंतरों का पता लगाना है जिससे कि उनके बीच चयन एवं विपणन करना संभव हो पाए, ताकि क्रेताओं का चयन किया जा सके कि वो क्रेता क्या चाहता है, उसकी रुचि क्या है, और फिर उसके आधार पर वस्तु की मार्केटिंग की जा सके, उसी वस्तु की मार्केटिंग की जा सके जो क्रेता चाहता है। तो इस प्रकार फिलिप कोटलर जो कि बहुत बड़े विपणन के विशेषज्ञ हैं, विपणन के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके कथन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बाजार विभक्तिकरण का प्रमुख उद्देश्य क्रेताओं के बीच पाए जाने वाले अंतर का पता लगाना है
विशेषतः वैसे अंतर का पता लगाना है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के चयन को प्रभावित करते हैं और उसके अनुसार ही विपणन की विधि अपनाई जाए। जो मैं आपको अभी प्रारंभ से कह रहा हूं कि बाजार को अलग अलग भागों में बांटना है और तदनुरूप फिर स्ट्रेटजी बना के लोगों को वस्तु एवं सेवाएं देनी। अब हम लोग देखेंगे बाजार विभक्तिकरण के कारण, कौन कौन से कारण है, रीजन। बाजार विभक्तिकरण के कारण, तो कारण में कहता है कि बाजार में सबसे पहले बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अभी का समय क्या है, बहुत कंपटीशन का समय है। वस्तु का उत्पादन प्रायः हो जा रहा है, बड़े बड़े उद्योग लग गए हैं, पर उपभोग करने वाले को ढूंढना ये सबसे बड़ा काम है और यही विपणन का प्रमुख कार्य है। क्योंकि उत्पादन करके यदि केवल उत्पादन पड़ा रहेगा तो कोई मतलब नहीं होगा उसका, उसके विपणन की व्यवस्था करना एक महत्वपूर्ण काम है। तो इसलिए बाजार के कंपटीशन को, बाजार के प्रतिस्पर्धा बाजार के प्रतिस्पर्धा में कामयाब होने के लिए ये आवश्यक है कि आप किसी एक वर्ग पर फोकस कीजिए और उसमें अच्छा से अच्छा वस्तु एवं सेवा दीजिए। तो बाजार विभक्तिकरण का सबसे पहला उद्देश्य हुआ बाजार के प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए, बाजार के प्रतिस्पर्धा में खरा उतरने के लिए। दूसरा क्या है कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए। रीजन में पहला क्या है, पहला हम रख सकते हैं कंपटीशन, यानी पहला प्रतियोगिता हो गया। और दूसरा क्या है, लो कॉस्ट मॉडल। इसके आधार पर आप बाजार का सेगमेंटेशन कर सकते हैं, यानी कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध कराना। जैसे आप जाते हैं बड़े बड़े स्टोर में, आप देखते हैं वहां पर सेल्समैन उस अनुपात में नहीं होता जिसके अनुसार वो स्टोर है। वहां पर आप क्या करते हैं, अपने पसंद की वस्तु एवं सेवाओं को आप घूम के खुद ही उसका चयन करते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे सेल्समैन कम रखना पड़ा, फलतः उसका लागत क्या हो गया, कम हो गया। उस स्टोर का लागत कम हुआ क्योंकि कर्मचारी कम रखने पड़े। तो इस प्रकार से कॉस्ट का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, आप देख रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। क्यों लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि उसमें आपको वस्तु सस्ता मिल रहा है, सेवाएं सस्ती मिल रही है। होटल की बुकिंग करिए, काफी सस्ते में होटल मिल जाएगा। जो होटल आप काउंटर पे जाएंगे तो 2000 में मिलेगा, वो 1200 में अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन में। या इसी प्रकार बहुत सारी वस्तुएं भी बहुत सस्ती मिल जाएगी। क्यों सस्ता मिल रहा है वस्तु, कभी सोचा है आपने? वहां पर वस्तु इसलिए सस्ता मिल रहा है क्योंकि उनको दुकान नहीं खोलना पड़ रहा है, सेल्समैन नहीं रखना पड़ रहा है। आप ने इंटरनेट में देख के, उसके साइट में देख के ऑर्डर दे रहे हैं और वस्तु आपके घर डाक से पहुंच जा रहा है, कुरियर के द्वारा पहुंच जा रहा है। तो बड़े बड़े स्टोर खोलने की झंझट नहीं है, स्टोर के किराए की झंझट नहीं है और फेमस जगह पर स्टोर रखने की जरूरत झंझट नहीं है। कहीं भी इंटीरियर में बड़ा सा गोदाम खोल लिया और इंटरनेट के माध्यम से व्यापार हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वैसे में कॉस्ट का रिडक्शन हो रहा है, लागत में कमी हो रही है। अब जब लागत में कमी होगा तो वस्तु एवं सेवा बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध हो पाएगा। अब हम लोग देखेंगे बाजार विभक्तिकरण के क्या क्या आधार हैं, है ना, किस आधार पर बाजार विभक्तिकरण किया जा सकता है ना। क्योंकि आप आधार जानेंगे तभी तो विभक्तिकरण कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, है ना, बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। देखिए, सबसे पहला कहता है कि सामाजिक परिस्थिति के आधार पर आप विभाजन कर सकते हैं बाजार का। सामाजिक परिस्थिति यानी जिस बाजार में आप ऑपरेट करना चाहते हैं उसको आप हाई प्रोफाइल लोग, मध्यम लोग, निम्न श्रेणी के लोग, इस आधार पे आप बांट सकते हैं, उनके रहन सहन के आधार पे, है ना। और जब उनका रहन सहन बदलता है तो उनके खपत के पैटर्न, उनके उपभोग में भी परिवर्तन होता है। जैसे आप श्रमिक बहुल बस्ती में चले जाएंगे
तो वहां पर हो सकता है देसी शराब का खपत बढ़ जाए, या वहां पे कम कीमत के वस्तुओं का बाजार बड़ा हो, और जहां पर देखेंगे सामाजिक रूप से ज्यादा उन्नत लोग रहते हैं वहां पे दूसरे महंगे वस्तुओं का वहां पे ज्यादा डिमांड रहेगा, महंगे वस्तुओं का ज्यादा मांग रहेगा। तो आप सामाजिक परिस्थिति के आधार पर विभाजन कर सकते हैं। दूसरा कहता है आय के आधार पर। आय का मतलब कि मान लीजिए कहीं किसान वर्ग के लोग केवल रहते हैं तो किसानों का आय प्रायः कम है, फिर उनके आय का एक मौसम होता है, फिर उनका आय जो है वो कृषि उत्पाद से संबंधित है, कृषि उत्पादन हुआ तो आय होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा आय वर्ग आप रख लीजिए वेतन भोगी वर्ग के बाजार में यदि आप ऑपरेट करते हैं, बाजार में यदि आप कार्य करते हैं तो उनका आय एकदम फिक्स है, हर महीने आएगा, ये भी निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश, बड़े परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। तो और जहां उच्च आय वर्ग है उनके लिए कोई पैसे का बहुत ही कम महत्व है। तो इस आधार पे आप ऑपरेट कर सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, बाजार का विभक्तिकरण कर सकते हैं। तीसरा कहता है आयु के आधार पर, आयु के आधार पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ओल्ड एज के लोग हैं, एबव 50 लोग जहां हैं उनके उपभोग का प्रवृत्ति अलग ढंग का होगा। जहां पर 20 से लेकर 50 के उम्र के हैं वो बहुत ज्यादा परिवर्तन करते हैं, मोबाइल का नया मॉडल आएगा तो वो खरीद लेंगे, लेकिन 50 साल से ज्यादा का व्यक्ति है वो उसके पास जो भी सामान है उसको लंबा से लंबा जहां तक उसका जीवन है चलाना चाहेगा। तो नया यदि वस्तु लॉन्च करना है तो किस मार्केट में लॉन्च करेंगे, जहां कम एज के लोग हैं, जिनका आय भी हो, तो वो उसको खरीद पाएंगे क्योंकि परिवर्तन को वो तुरंत एडॉप्ट करते हैं। फिर बच्चों की वस्तु है तो आप देखेंगे किस पॉपुलेशन में बच्चों की संख्या ज्यादा है, छोटे बच्चों की, वहां पर आप उसको उस मार्केट में वस्तु को ले आएंगे। फिर कहता है अगला व्यय के आधार पर। व्यय यानी कैसे खर्च करता है आदमी। आदमी खाने पीने पर ज्यादा खर्च करता है, विलासिता के वस्तु पर ज्यादा खर्च करता है, या मनोरंजन पर ज्यादा खर्च करता है। इसके आधार पर आप बाजार का विभक्तिकरण कर सकते हैं। फिर कहता है रहने के स्थान, यानी व्यक्ति कहाँ पर रहता है। मान लीजिए गांव में रह रहे हैं तो उनका उपभोग का प्रवृत्ति और उनका वहां का बाजार अलग होगा। वहां पर कृषक वाले उपकरणों की बिक्री ज्यादा होगी, कीटनाशक का वहां पर ज्यादा खपत होगा, वहां बीज का ज्यादा खपत होगा। अब यही कीटनाशक बीज यदि बिल्कुल आप बड़े शहर में ले आएंगे तो वहां पर तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम खर्च होगा। फिर उपभोग के तरीके, उस पर भी उसके आधार पर आप बाजार का विभक्तिकरण कर सकते हैं। फिर कहता है एक दूसरे दृष्टिकोण से हम लोग सोचे तो मार्केट सेगमेंटेशन का दूसरा आधार भी हो सकता है ना, एक दूसरे आधार पे। पहला क्या कहता है उसमें, पहला कहता है एंड कंज्यूमर के आधार पर, है ना, अंतिम उपभोक्ता। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, है ना, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर यानी औद्योगिक उपभोक्ता। जो अपने उपयोग के लिए वस्तु खरीदता है वो एंड कंज्यूमर कहलाएगा, और जो पुनः विक्रय के लिए उस पर कुछ काम करके फिर से बेच दे, उसके लिए वस्तु एवं सेवाओं को क्रय कर रहा है, वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कहलाएगा। तो आप किसको सर्व करना चाहते हैं, आप अंतिम उपभोक्ता को सर्व करना चाहते हैं या औद्योगिक उपभोक्ता को, उसके आधार पर भी आप बाजार का विभक्तिकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन के संबंध में अलग अलग आधार बताया गया है। पुनः जो बड़े विद्वान हैं श्री फिलिप कोटलर, उन्होंने बाजार विभक्तिकरण के अलग आधार बनाए जो लगभग मिलता जुलता है, पर उनका क्या है, सबसे पहला है ज्योग्राफिकल, भौगोलिक स्थिति के आधार पर आप बांट सकते हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक आधार पर आप बांट सकते हैं, नवीन वस्तु का क्रय चाहता है कि नहीं चाहता उपभोक्ता, बस उपभोक्ता कैसा है, साधारण वस्तु का क्रय चाहता है या इनोवेटिव वस्तुओं को भी क्रय करता है। फिर बेनिफिट के आधार पर आप बांट सकते हैं। कुछ उपभोक्ता ऐसा होता है जो वस्तु के लाभ को देखता है कि वह जैसे साबुन खरीद रहा है तो वो केवल साबुन सफाई के हिसाब से देखता है, या ये भी देखता है ये साबुन कीटनाशक है या नहीं है, ये रोग कीटाणु को नाश करेगा या नहीं करेगा, इस आधार पे।
फिर डेमोग्राफी के आधार पे, फिर वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर आप बांट सकते हैं, फिर ग्राहकों की मात्रा के आधार पर, ग्राहक कितने मात्रा में मिल जाएंगे वहां पर, इसके आधार पर आप कर सकते हैं। तो ये सब विभिन्न आधार है जिसके आधार पे आप कर सकते हैं बाजार का विभक्तीकरण। अगला है क्या क्या एडवांटेज है, लाभ क्या है, क्यों करेंगे भाई हम मार्केट सेगमेंटेशन, क्या क्या लाभ है इसमें। तो कहता है कि लाभ क्या होगा, तो सबसे पहला लाभ ये होगा कि वस्तु के मांग और वितरण में सामंजस्य हो जाएगा। यानी पहले आप मांग का असेसमेंट करेंगे, मांग का निर्धारण करेंगे और मांग के अनुसार वस्तु उपलब्ध कराएंगे, तो मांग और वितरण में सामंजस्य होगा। दूसरा, विपणन के उचित अवसर का पता लगाने में सहायक होगा। विपणन यानी कौन सी वस्तु ग्राहक को चाहिए, किस तरह का वस्तु ग्राहक चाहता है, इसको पता लगाने में आसानी होगा और इसके आधार पे आप वस्तु उपलब्ध करा पाएंगे। फिर जैसा विपणन बजट बनाने में आपको मदद मिलेगा, क्योंकि आपको पहले ही मांग के बारे में अनुमान हो गया, तो उसके आधार पर आप विपणन बना पाएंगे। फिर प्रतियोगिता के सामना करने में सहायक होगा, क्योंकि आपको प्रतियोगियों की जानकारी हो गई कि उस बाजार में कौन कौन से लोग सामग्री बेच रहे हैं, तो इसके आधार पे आप कर सकते हैं। फिर बाजार विभक्तीकरण के क्या क्या तत्व हैं, है ना, क्या क्या एलिमेंट है, एलिमेंट के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट है एलिमेंट्स, तत्वों के बारे में। बाजार विभक्तीकरण के कौन कौन से तत्व हैं। पहले कहता है कि मापन, या मापन में क्या होगा, मेजर करने लायक होना चाहिए। तो कहता है यह आवश्यक है कि ग्राहकों का आकार का मेजर किया जा सके और उनके क्रय शक्ति को मापन किया जा सके। दूसरा कहता है कि ठोस यानी सब्सटेंशियल होना चाहिए, यानी बाजार ऐसा होना चाहिए जिसमें काम करने से व्यापार जिंदा रह सके। ये तो आवश्यक है कि लाभप्रद होना चाहिए, तभी तो व्यापार चलेगा। फिर कहता है सुलभता, सुलभता यानी आपको सेगमेंटेशन इस आधार पर करना चाहिए कि वो उपभोक्ता वहां पर सुलभ हो। जैसे आप विज्ञापन यदि दे रहे हैं बहुत बड़ा प्रोडक्ट का, जो अमीर आदमी यूज करता है, तो उसको रात के समय देना होगा, क्योंकि अमीर आदमी दिन में तो अपने काम में बिजी रहेंगे, तो वो विज्ञापन देख ही नहीं पाएंगे। फिर कहता है कि कार्रवाई के योग्य होना चाहिए आपका विभक्तीकरण। ऐसा विभक्तीकरण इस आधार पर नहीं कर लीजिए जिसमें कोई काम ही न किया जा सके। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बाजार विभक्तीकरण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस इतने सारे प्रोडक्ट के बीच में इतना बड़ा पॉपुलेशन में एक व्यापारी जो है पूरे समाज को सर्व नहीं कर सकता। तो जरूरी क्या है, वो समाज के एक वर्ग को सर्व करे। कौन से वर्ग को सर्व करे, ये व्यापारी पर डिपेंड करता है। और इसके लिए जब वो एसेस करेगा, जब वो पता लगाएगा कि वो समाज के कौन से वर्ग को, बाजार के कौन से वर्ग में वस्तु सेवा देना चाहता है ताकि उसका लाभ अधिकतम हो, तो इसी को हम लोग बाजार विभक्तीकरण कहते हैं। और बाजार विभक्तीकरण से व्यापार का लाभ बढ़ेगा, साथ ही साथ ग्राहकों की संतुष्टि भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।